तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं आज अपना पहला टॉपिक दैट इज वेक्टर्स। जब हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं। एक तो आप स्केलर्स की बात करेंगे और दूसरा आप बात करेंगे वेक्टर्स की। इसके अलावा टेंसर है जिसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जब हम स्केलर्स की बात करते हैं तो स्केलर्स जो है ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, यानी केवल मैग्नीट्यूड से हम स्केलर क्वांटिटी जो है इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल लेंगे मास, फॉर एग्जांपल आप इसमें लेंगे 2 kg एप्पल, 2 kg एप्पल, यानी कि आपने केवल मैग्नीट्यूड से इसको डिस्क्राइब किया। मास जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और आपने इसको केवल मैग्नीट्यूड से जो है डिस्क्राइब कर लिया। इसी तरह से स्पीड की बात करें, 5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड जो है दैट्स 5 मीटर पर सेकेंड फॉर एग्जांपल। तो यहां पे भी आपने केवल मैग्नीट्यूड से ही जो है इस फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर लिया। और इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात स्केलर्स के बारे में, जब भी आप स्केलर्स को ऐड करते हैं, जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप स्केलर्स पे करते हैं तो आप ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। यानी 2 kg एप्पल प्लस 2 kg एप्पल इट्स 4 kg एप्पल, 2 kg एप्पल प्लस 5 kg एप्पल इट्स 7 kg एप्पल। सो ये नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, यहां पे हमें किसी स्पेशल रूल की जरूरत नहीं पड़ती। अब चलिए हम बात करते हैं यहां पर वेक्टर्स की। जो वेक्टर्स की बात करते हैं तो ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जहां पर आपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैग्नीट्यूड और साथ में जो है आपको डायरेक्शन भी कंसिडर करनी पड़ती। यानी कि जब भी आप वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं तो आपने इसका मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन दोनों चीजों की बात करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप फोर्स की बात करते हैं कि भाई साहब एक बॉडी है, इस पे 10 न्यूटन फोर्स जो है एक्ट हो रहा है इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहां पे जो है आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड आपने 10 न्यूटन बताया और साथ में डायरेक्शन भी देनी पड़ती है, और डायरेक्शन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है वेक्टर के लिए। फॉर एग्जांपल यहां पे 10 न्यूटन फोर्स जो है इस बॉडी पे एक्ट हो रहा है, मैं एडिशनल 5 न्यूटन फोर्स इस पे लगा रहा हूं। एडिशनल 5 न्यूटन फोर्स जो है, एडिशनल 5 न्यूटन फोर्स जो है मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लगा दिया, तो उससे क्या होगा, नेट फोर्स 15 न्यूटन हो जाएगा और इसकी एक्सेलरेशन बढ़ेगी। लेकिन यही 5 न्यूटन मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ना लगाकर नेगेटिव एक्स एक्सिस में लगा दिया, तो तब जाकर क्या होगा, इसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगी। मान लो 10 न्यूटन से वहां से खींच रहा बंदा और 5 न्यूटन से इस डायरेक्शन में खींच रहा बंदा, तो नेट एक्सेलरेशन जो है गिर जाएगी क्योंकि नेट फोर्स कम हो जाएगा। सो डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करती है। सो जब भी आप वेक्टर की बात करेंगे आपने जो है यहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी खास ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो दूसरी और इंपॉर्टेंट बात है वेक्टर्स के बारे में वो ये है कि वेक्टर्स जो हैं ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते। जैसे हमने अभी बताया था 2 kg प्लस 5 kg इट्स 7 kg, तो वैसा आप जो है वेक्टर्स में नहीं करते। वेक्टर में फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं, हमने यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया इस बॉडी पे और हमने एक और एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई किया 10 न्यूटन इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई साहब नेट फोर्स क्या है इस बॉडी पे, आप बताएंगे 10 न्यूटन, 10 न्यूटन से यहां की तरफ बंदा खींच रहा है और 10 न्यूटन से यहां की तरफ बंदा खींच रहा है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा क्योंकि बॉडी अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगी। मान लो 10 न्यूटन से यहां से खींच रहा बंदा, 10 न्यूटन से यहां से, तो ये रेस्ट पे और रेस्ट पे ही रहेगी, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। सो आपने ऐसा नहीं कहा 10 + 10 इज 20, आपने यहां पे कहा 10 + 10 इज 0, यानी कि जो वेक्टर्स हैं ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते और इनके लिए हमें एक अल्टरनेट अलजेब्रा यहां पे हम जिससे हम वेक्टर्स पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, दैट इज वेक्टर अलजेब्रा, दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। तो हमें वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू जो है वेक्टर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू होता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे बेहतर फील आएगी कि वेक्टर्स जो हैं ये क्यों नहीं करते फॉलो नॉर्मल अलजेब्रा को, उसकी हमें थोड़ा फील आ जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं,
एचसी वर्मा का एग्जांपल है, बहुत बढ़िया वाला, बहुत अच्छी फील आ जाएगी आपको। देखिए ये आपके पास एक रॉड है, इसके अंदर एक बॉल पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, और ये रॉड जो अपने आप में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकंड से बॉल जो है किस डायरेक्शन में चल रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और रॉड जो अपने आप में वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस में 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो कुछ देर बाद सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, 1 सेकंड बाद हम देख लेते हैं, सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि ये रॉड यहां पे होगी, ये रॉड जो है यहां पे होगी। 1 सेकंड बाद जो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है S इज इक्वल टू V इंटू P, सो ये डिस्टेंस जो है दैट विल बी वेलोसिटी, दैट्स 4 इंटू टाइम दैट्स 1, सो ये होगा 4 मीटर। सो ये देख लिया आपने, 1 सेकंड बाद जो ये रॉड है डिस्प्लेस हो गई है 4 मीटर से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये देख लो, ये बॉल इसके अंदर है और ये किस डायरेक्शन में जा रही है, ये जा रही है एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। 1 सेकंड बाद हम सिचुएशन देख रहे हैं, तो इसने एक्स डायरेक्शन में कितना कवर किया है, 3 मीटर। ये बॉल जो है इसने एक्स डायरेक्शन में कितना कवर किया है, 3 मीटर। सो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी और अभी ये यहां पे है 3 मीटर की दूरी पे। देखिए अगर हम बॉल को अब देख लें, इस बॉल के साथ 2 वेलोसिटीज एसोसिएटेड हैं। एक तो इसकी वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा जो है इसका वाई डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड, रॉड की वजह से जो इसे वेलोसिटी मिल रही है। तो नेट वेलोसिटी क्या होगी इसकी, अगर हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा को जाए, हम 4 + 3 7 बता दे, लेकिन वेक्टर्स तो ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते, और वही हम इस एग्जांपल से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखिए हम टोटल वेलोसिटी कैलकुलेट, नेट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे इस केस में। रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है दैट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। ये तो 9th में ही हम पढ़ लेते हैं कि जो नेट वेलोसिटी होती है दैट्स इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। सो डिस्प्लेसमेंट देखिए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करके आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। ये डिस्प्लेसमेंट जो है दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे आप निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ये देखिए ये डिस्टेंस 4 और ये जो है ये 3 है, ये डिस्टेंस आपने देख लिया 3 है और ये वाला 4 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप देख सकते हैं कि √4² प्लस √3², ये हाइपोटेनियस जो है ये 5 मीटर आ जाएगा। तो अभी आपका जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है यहां पे कितना हुआ, 5 मीटर। तो 1 सेकंड के समय में 5 मीटर कवर किए इसने नेट डिस्प्लेसमेंट। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर बाय टोटल टाइम दैट्स 1 सेकंड, सो इट्स 5 मीटर पर सेकंड। तो पता चला कि इस बॉल का जो नेट वेलोसिटी है दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। तो ऑर्डिनरी अलजेब्रा से ऐड नहीं हुआ, 4 + 3 तो 7 आ रहा था, लेकिन यहां पे जो नेट वेलोसिटी इसकी 5 मीटर पर सेकंड आ रही है। तो पता चला कि ये बस एक फील दिलाने के लिए आपको था, ये सिर्फ एक फील आपको आ जाएगी, एक्चुअली जो है वेक्टर्स नॉर्मल अलजेब्रा से ऐड नहीं होते। तो यहां पे क्लियर हो गया भाई साहब। और इसकी डायरेक्शन भी देख लीजिए, नेट डिस्प्लेसमेंट जो है अगर हम इस एंगल को अल्फा मानते हैं तो tan ऑफ अल्फा जो है दैट्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस दैट्स 4/3। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 53 डिग्री। ये अल्फा जो है 53 डिग्री आ रहा है, यानी कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है दैट्स डायरेक्टेड एट एन एंगल 53 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये हो गया भाई साहब, थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया कि ये जो वेक्टर्स हैं ये वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू ही हम इनको जो है एडिशन इनका कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन करना, वो सब चीजें सिर्फ और सिर्फ कैसे पॉसिबल है, वेक्टर अलजेब्रा से। देखिए इसके बाद एक और चीज आती है दैट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर।
वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे एक एरो से, और इस एरो के बारे में दो चीजें खास हैं, एक तो इसकी लेंथ और दूसरा इसका एरो हेड। जो लेंथ है इस एरो की, ये लेंथ जो है, दिस विल गिव यू आइडिया अबाउट मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें पता है दो चीजें एसोसिएटेड होती है वेक्टर के साथ, एक तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये एरो की जो लेंथ है, इससे आपको आइडिया मिलेगा अबाउट दी मैग्नीट्यूड। और जो एरो हेड है, इससे क्या, किसके बारे में आपको आइडिया मिलेगा, एरो हेड से आपको आइडिया मिलेगा अबाउट दी डायरेक्शन। यानी एरो हेड जो है उससे आपको डायरेक्शन वेक्टर की पता चलेगी, और जो लेंथ है इसकी, उससे आपको मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, दिस इज v1 एंड दिस इज v2। फॉर श्योर आपको एरो हेड से पता चलता है दोनों की डायरेक्शन जो है सेम है, लेकिन लेंथ के कारण आपको पता चलता है कि जो v2 वेलोसिटी वेक्टर है ये बड़ा है, यानी कि v2 वेलोसिटी जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है इट्स ग्रेटर देन v1। इससे आपको पता चला कि भाई साहब v2 का जो मैग्नीट्यूड है दैट्स ग्रेटर देन v1। इसके बाद एक और चीज आप यहां पे देख लेंगे, दैट इज इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, यहां पे आप समझ गए किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पे एरो की जो लेंथ है दैट विल गिव यू आइडिया अबाउट दी मैग्नीट्यूड, और एरो हेड जो उससे आपको वेक्टर की डायरेक्शन मिलेगी। और जब भी फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, तो मैथमेटिकली आप कैसे इसको लिखेंगे, ऐसे वेक्टर ए को ऐसे लिखा जाता है, ए और ऊपर से छोटा सा एरो। ये मैथमेटिकली हम इस तरह से वेक्टर को लिखते हैं, ये तरीका रहेगा वेक्टर को लिखने का। और कहीं पर अगर आपको सिर्फ ऐसे दिया है वेक्टर, तो इसका मतलब हो गया मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड। या मैग्नीट्यूड को अगर रिप्रेजेंट करना है सिर्फ आपने, तो ऐसे भी दिखा सकते हैं आप, इससे भी आपको मैग्नीट्यूड पता चलता है। और अगर ऐसे दिखाया, ये हो गया वेक्टर फॉर्म, और ये जो है ये केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब हो गया इक्वालिटी ऑफ द वेक्टर्स। दो वेक्टर्स कब इक्वल होंगे, दो वेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन में इक्वल होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन जो है वो सेम होगा, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। तब जाकर आप क्या कहेंगे, दीज वेक्टर्स आर इक्वल। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो फोर्सेस हैं, दिस इज F1 एंड दिस इज F2। इन दोनों को मैं सिर्फ और सिर्फ तब बराबर बताऊंगा जब इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम है और इनका मैग्नीट्यूड जो है वो भी सेम है। ऐसी सिचुएशन में बोल सकता हूं वेक्टर F1 इज इक्वल टू वेक्टर F2, वेक्टर F1 इज इक्वल टू वेक्टर F2। समझ में आ गया। इसके बाद ये हो गया इक्वालिटी, यानी दो वेक्टर सिर्फ और सिर्फ तब बराबर होंगे जब इनका मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन जो है दैट इज सेम। इस सिचुएशन में ये सेम होंगे। इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि वेक्टर 1 इज इक्वल टू वेक्टर 2, F1 इज इक्वल टू F2। ये हो गया इक्वालिटी ऑफ दी वेक्टर। तो चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है दैट्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर। मल्टीप्लीकेशन of a vector by a real number। मान लो आपने एक वेक्टर ले लिया, वेक्टर ए, और आप इसको एक रियल नंबर गामा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा, गामा ए। यानी कि आप जो ए है वो चेंज हो जाएगा, आपने इसको मल्टीप्लाई किया भाई गामा, एक रियल नंबर है तो ये हो जाएगा गामा ए। अब अगर गामा की वैल्यू जो है पॉजिटिव है, गामा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर गामा की वैल्यू नेगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अभी तक ये इस डायरेक्शन में था, अब ये एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा अगर गामा की वैल्यू नेगेटिव
है और अगर गामा की वैल्यू 0 है तो ये नल वेक्टर हो जाएगा। अगर गामा की वैल्यू 1 है तो ये चेंज नहीं होगा। 1 into a इट विल रिमेन सेम एज इट इज। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर गामा पॉजिटिव है तो इसका जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगा, अगर गामा नेगेटिव है तो इसका डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाएगा। अगर गामा ग्रेटर देन 1 है तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल गामा की वैल्यू आपने 2 दे दी तो इसका मैग्नीट्यूड जो है डबल हो जाएगा। अगर गामा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रही है 0.1 0.2 0.3 तो इसका मैग्नीट्यूड जो है गिर जाएगा। जैसे आपने 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो अभी तक ये a था, फिर क्या हो जाएगा 0.2 टाइम्स a, तो इसका मैग्नीट्यूड गिर जाएगा। और फिर जब आप नेगेटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं यानी गामा जो है लेस देन 0 है, मान लो -2 है, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा ये -2a, यानी इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा क्योंकि अभी तक मैग्नीट्यूड क्या है a है, फिर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2a। सो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा इसका लेकिन डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाएगी क्योंकि -2a वेक्टर बन जाएगा ये, तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। सो ये है मल्टीप्लीकेशन बाय अ रियल नंबर। इसके बाद जो है इक्वल वेक्टर्स हमने देख लिया। अभी हम देखते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स कोई भी दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर्स जो पैरेलल लाइंस के अलोंग डायरेक्टेड हो, विच आर डायरेक्टेड अलोंग द पैरेलल लाइंस, दे आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल आपके पास वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, तीसरा वेक्टर है वेक्टर सी, तो आप इन्हें क्या कहेंगे दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के अलोंग लाई कर रहे हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। हाँ किसी की डायरेक्शन अपोजिट है, पैरेलल नहीं है, हम ऐसा नहीं कहेंगे पैरेलल है, दे आर डायरेक्टेड अलोंग द पैरेलल लाइंस, दे आर डायरेक्टेड अलोंग द पैरेलल लाइंस। तो इस सिचुएशन में हम इनको क्या कहते हैं कोलिनियर वेक्टर कहते हैं, दे आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स। और याद रखिएगा अगर इनकी डायरेक्शन अब सेम है तो दे आर पैरेलल, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो तब क्या हो गया एंटी पैरेलल। मैग्नीट्यूड का कोई लेना देना नहीं है, मैग्नीट्यूड ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड जो है इनका कुछ भी हो सकता है, बस इतना है कि दे आर डायरेक्टेड अलोंग दी पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के अलोंग डायरेक्टेड हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स। और कोलिनियर वेक्टर्स में एक केस बनता है जब इनका डायरेक्शन सेम होगा, तब जाकर आप क्या कहेंगे पैरेलल वेक्टर्स। और दूसरा केस जो इसमें बनता है दैट इज इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी और हम क्या कहेंगे दीज आर एंटी पैरेलल। सो ये पैरेलल भी हो सकते हैं, ये एंटी पैरेलल भी हो सकते। अब जो पैरेलल हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला केस आपने ले लिया, ये पैरेलल है आपस में, मान लो इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा तो उस सिचुएशन में क्या बन जाएंगे इक्वल वेक्टर्स बन जाएंगे। और यहां पे एक जरूरी एक और टॉपिक है दैट इज नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर की बात कर लेते हैं। नेगेटिव वेक्टर, मान लो ये वेक्टर ए है, तो भाई वेक्टर ए जो है इसका नेगेटिव वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड में बिल्कुल इसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड में बिल्कुल इसके बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन में इसके अपोजिट होगा। इसको हम क्या कहते हैं नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए। माइनस ए जो है इट इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए, यानी मैग्नीट्यूड में ए के बराबर लेकिन डायरेक्शन में बिल्कुल इसके अपोजिट। सो माइनस ए जो है ये ए का नेगेटिव वेक्टर है। दीज आर द नेगेटिव वेक्टर्स, यानी अगर आप ए इस डायरेक्शन में ड्रा कर रहे हैं फिर आपसे पूछा जाए इसका नेगेटिव वेक्टर क्या कहां है, या आपसे ऐसा पूछा जाए माइनस ए कहां से है, तो आप एक वेक्टर दिखा देंगे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में विद सेम मैग्नीट्यूड, दैट इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। सो ये नेक्स्ट चीज थी। इसके बाद यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास एक वेक्टर है, आप इस वेक्टर की देखिए वेक्टर के साथ दो चीजें एसोसिएटेड हैं, एक तो इसका मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड है और दूसरा इसका डायरेक्शन, ये दो चीजें इसके साथ एसोसिएटेड हैं। सो जब भी आप डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, जब भी आप मैग्नीट्यूड को चेंज करते हैं तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। सो वेक्टर को चेंज करने के कई तरीके हैं। नंबर 1 आप डायरेक्शन को चेंज कर लो वेक्टर चेंज हो जाएगा, आप मैग्नीट्यूड को चेंज कर लो
वेक्टर चेंज हो जाएगा। आप दोनों को चेंज कर लो तो वेक्टर ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। अब इसमें एक केस आता है यहां पे, फॉर एग्जांपल आपके पास ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, आपने इसको शिफ्ट किया पैरेलल टू इटसेल्फ। मान लो ये वेक्टर ए है, आपने इसको पैरेलली शिफ्ट कर लिया, ऐसे आपने इसको शिफ्ट कर लिया, आपने इसका जो है मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया और इसको इसके पैरेलल शिफ्ट कर लिया। तो ऑब्वियसली जब आपने इसके पैरेलल शिफ्ट कर लिया, डायरेक्शन चेंज नहीं की और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं किया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये वेक्टर ए तो वेक्टर ए ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर को चेंज करने के लिए इसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज करना है। यहां पे तो आपने ना मैग्नीट्यूड चेंज किया और ना ही डायरेक्शन चेंज किया। तो यहां से हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है दैट अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ इट इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। यानी ये वेक्टर जो है हमने इसको शिफ्ट किया पैरेलल टू इटसेल्फ और हमने इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं किया, तो ऐसे में जो है इसका ये वेक्टर जो है चेंज नहीं हुआ। सो ये अलाउड है, आप कभी भी वेक्टर को पैरेलल टू इटसेल्फ जो है क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। मेरे पास ये वेक्टर है, मैं इसको ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं, ऐसे आगे ले जा सकता हूं, पीछे ले जा सकता हूं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है दोनों चीजें सेम रह रही हैं। देखिए ये थोड़ा बहुत बोरिंग लगेगा लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको क्लियर करना है। इसके बाद जो है मजा आ जाएगा। आप कह रहे होंगे कि फिजिक्स तो शुरू कर ली, न्यूमेरिकल्स कहाँ हैं, सभी चीजें आ जाएंगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अभी ये जो है थ्योरेटिकल पार्ट, इसको अच्छे से समझ लें, क्लियर कर लें, तो उसके बाद जो है न्यूमेरिकल्स भी आना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, रिप्रेजेंटेशन हो गया वेक्टर का, इक्वालिटी वेक्टर्स की वो भी होगी। उसके बाद आपने देख लिया कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को हम इसके पैरेलल जो है शिफ्ट कर सकते हैं। और अब हम चलेंगे वेक्टर लॉज पे। यहां से अब हम शुरू करते हैं वेक्टर लॉज। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि वेक्टर्स जो है ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते और उनका एडिशन जब होगा, सब्ट्रैक्शन जब होगा, हमें तो वेक्टर लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वेक्टर लॉज को। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर लॉज में आप दो लॉज को स्टडी करेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सेकंड वन इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला देख लेते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के मुताबिक अगर आप इन दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने इन दो को ऐसे अरेंज करना होगा कि वेक्टर बी जो है इसकी टेल कोइंसाइड करनी चाहिए विद द हेड ऑफ वेक्टर ए। आप अल्टरनेट ले सकते हैं, बी की जगह ए की जगह बी, वो आप जो है इंटरचेंज इनको कर सकते हो, मसला नहीं है। सो आप क्या करेंगे, यहां पे हम वेक्टर इस तरह से इन वेक्टर्स को अरेंज करेंगे कि जो वेक्टर बी की टेल है इट शुड कोइंसाइड विद द हेड ऑफ वेक्टर ए। कैसे करेंगे अरेंज, इनको पैरेलली शिफ्ट करके। मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे ले आता हूं, पैरेलल शिफ्ट से वेक्टर चेंज नहीं होता। सो पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपने दो वेक्टर्स जो है यू हैव टू अरेंज देम इन सच अ वे दैट द टेल ऑफ वेक्टर बी इट शुड कोइंसाइड विद द हेड ऑफ वेक्टर ए। सो पहला पॉइंट हो गया भाई साहब। चलिए मैं इनको अरेंज करता हूं इस तरह से। ये वेक्टर ए है, देखिए मैंने इसको पैरेलल शिफ्ट किया ना, मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की। आप तो यहां पे लग रहा है ये टू द स्केल में ड्रा नहीं कर पा रहा हूं, तो आप ये कंसीडर करेंगे कि इसकी डायरेक्शन हमने चेंज नहीं की और हमने जो है इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ इसको पैरेलल शिफ्ट किया और उनका अरेंज किया एज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल लॉ। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, नेक्स्ट पॉइंट जो है ट्राइंगल लॉ का, वो कहता है कि द रिजल्टेंट विल रन, जब आपने ऐसे इनको अरेंज कर लिया, द रिजल्टेंट विल रन फ्रॉम द टेल ऑफ द
वेक्टर ए अप टू द हेड ऑफ वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, यानी कि रिजल्टेंट जो है इट विल रन फ्रॉम द टेल ऑफ वेक्टर ए टू द हेड ऑफ वेक्टर बी। रिजल्टेंट मिल गया आपको वैसा, ये रहा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। चलिए भाई साहब, रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिल गया। अब क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। फिलहाल हमने ग्राफिकली देख लिया रिजल्टेंट कहां से कहां जा रहा है। अब इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन जो है, ये दो चीजें हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। अच्छा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझने के लिए, वो ये है कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होता है उसको समझ लीजिए। जब मैंने इन दो वेक्टर्स को अरेंज किया कि वेक्टर बी जो इसकी टेल कोइंसाइड कर रही है वेक्टर ए के हेड के साथ, तो इन दोनों के बीच में एंगल्स बहुत सारे पॉसिबल है। वैसे साहब, ये एंगल भी पॉसिबल है और इनके बीच में ये एंगल भी पॉसिबल है। अगर मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करूं, अपने आप के पैरेलल शिफ्ट करूं, तो मैं इस वेक्टर को ऐसे ले जा सकता हूं। ये वेक्टर ये रहा, इनके बीच में ये भी एक एंगल आ रहा है और फिर ये भी एक एंगल आ रहा है इन दोनों के बीच में। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये इनके बीच में एंगल आ रहा है। तो यहां पे आप कंफ्यूज हो गए आप कि इन वेक्टर्स के बीच में एंगल कौन सा, इन सब में से कौन सा एंगल हुआ है जिसको हम कहेंगे दैट इट्स द वेक्टर, इट्स द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। देखिए, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज द एक्यूट एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। ये वेक्टर ए की डायरेक्शन है, ये रही वेक्टर ए की डायरेक्शन, है कि नहीं, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रहा वेक्टर बी, ये वेक्टर बी रहा। इन दोनों की डायरेक्शन जो है, इसमें एक एंगल ये तो आता है और दूसरा एंगल ये आता है। इन दोनों की डायरेक्शंस में, ये इसकी डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन, इन दोनों की डायरेक्शन में एक एंगल ये आएगा और दूसरा एंगल इन दोनों की डायरेक्शन में ये आएगा। लेकिन हमने कहा कि इन दोनों की डायरेक्शन के बीच जो एक्यूट एंगल लाई करता है दैट विल बी कॉल्ड एज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। सो दिस पॉइंट यू विल नोट इट डाउन दैट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज द एक्यूट एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। यहां पे फिर से दिखा देते हैं थोड़ा, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इनकी डायरेक्शन बी की तो ये है और ए की डायरेक्शन तो ये है, ए की डायरेक्शन ये है। सो इनकी जो डायरेक्शन है, इसमें एक एंगल ये आ रहा है और दूसरा एंगल जो है इन दोनों की डायरेक्शन में ये आ रहा है। ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, इसके बीच में एक एंगल ये आएगा और दूसरा ये आएगा। एक्यूट वाला एंगल ये है, तो इसको आप मानेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। क्लियर हो गया। अब देखिए, यहां पे हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये इसकी डायरेक्शन और ये बी की डायरेक्शन, ए डायरेक्शन बी डायरेक्शन, और इनके बीच में एंगल ये आएगा थीटा। इट्स द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। नाउ अगर आप cos थीटा को देख लें, इस छोटे ट्राइंगल में cos थीटा जो है दैट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर सॉरी बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, वेक्टर बी। सो आप बेस कितनी आएगी आपकी, बी कॉस थीटा। सो आप इसको रखेंगे, ये जो है दिस इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। और दूसरा आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, साइन थीटा ले लीजिए इस ट्राइंगल में। साइन थीटा जो है दैट्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। सो आप लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, जो है वो वेक्टर बी है, हाइपोटेनियस वेक्टर बी है। सो परपेंडिकुलर जो है वो आएगा बी साइन थीटा। सो ये जो है ये आपका कितना आएगा, बी साइन थीटा, ये आपका बी साइन थीटा आ रहा है। अब जो बड़ा ट्राइंगल है, बड़ा वाला ट्राइंगल, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो आपका जो आर स्क्वायर है, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर, इट्स इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये जो परपेंडिकुलर है इट्स इक्वल टू बी साइन थीटा प्लस बेस जो है दैट्स ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा।
का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर, बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब सॉल्व कीजिए आगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी, यहां पे क्या है, बी कॉस थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी, बी क्या यहां पे, बी कॉस थीटा। तो आप देख लीजिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बी स्क्वायर को कॉमन निकालें, यहां पे बी स्क्वायर को कॉमन निकालें तो अंदर बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर जो है इट्स इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सो इट मेक्स इट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 1 हो गया, बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो स्क्वायर को पार ले जाएं तो आपका जो आर है इट्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो ये जो है आपका रिजल्टेंट आपको मिल गया। ऐसे आप रिजल्टेंट लिख सकते हैं या ऐसे दिखा दीजिए। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको मिल गया। क्या मिल गया? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको मिल गया। फिलहाल सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला है, डायरेक्शन के बारे में आगे बात करेंगे। सो मैग्नीट्यूड कितना हुआ? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। व्हाट इज ए हियर? इट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। व्हाट इज बी हियर? इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। व्हाट इज कॉस ऑफ थीटा? व्हाट इज थीटा? इट्स द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। सो जब भी आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो, कैसे करेंगे? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो भाई साहब ये हो गया आपका जो मैग्नीट्यूड है। अभी डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये जो आप वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं। तो चलिए अब डायरेक्शन की बात करते हैं। ये जो आर है, आर वेक्टर और ए वेक्टर, इन दो के बीच का एंगल हमें पता है। एंगल बिटवीन द वेक्टर से एंगल बिटवीन दियर डायरेक्शंस। अभी ए की डायरेक्शन ये वाली है और आर की डायरेक्शन ये वाली है। इन दोनों के बीच में जो एक्यूट एंगल है वो ये एंगल आ रहा है अल्फा। ये डायरेक्शन के बीच में ये वाला एक्यूट और ये वाला ऑब्ट्यूस एंगल आ रहा है। तो ये एक्यूट एंगल जो है दिस द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। चलिए टेन ऑफ अल्फा कैलकुलेट कर लें। बड़े वाले ट्राइंगल से आप टेन ऑफ अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे। टेन ऑफ अल्फा that's equal to perpendicular यानी b sin theta over base, that's a plus b cos theta। so tan of alpha आपको मिल गया। so आपको जो है tan of alpha मिल गया। तो यहां से आप देख सकते हैं अल्फा जो है वो कितना आएगा? tan इनवर्स b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। यानी कि आप अल्फा भी यहां से कैलकुलेट कर सकते। अगर आपको अल्फा भी मिल गया तो आप बता सकते हैं r जो है दैट इज डायरेक्टेड एट एन एंगल अल्फा एंटी क्लॉकवाइज विद द वेक्टर a। सो आपको जो है वेक्टर r की डायरेक्शन भी मिल गई। सो वेक्टर r का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन कैलकुलेट करना आपने सीख लिया। जब भी आपको दो वेक्टर्स दिए हों विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, तो आप क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट ऑफ
वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। और डायरेक्शन आप कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, दैट्स टेन ऑफ अल्फा। तो यहां से आप डायरेक्शन जो है आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ के बारे में। देखिए न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे अभी, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ हो जाए उसके बाद सब्ट्रैक्शन स्टडी करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स आना जो है शुरू हो जाएंगे। तो बोर मत हो जाइए, ये थ्योरी पढ़ा रहे हैं सिर्फ, अभी टाइम लगेगा, शुरुआत है। थोड़ा आप जो है यहाँ पे धीरज रखेंगे तो आगे बहुत मजा आने वाला है। पैरेललोग्राम लॉ की बात करते हैं। एक बार फिर से आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर जो आपके पास वेक्टर बी। तो पैरेललोग्राम लॉ जो है इसका पहला पॉइंट, पैरेललोग्राम लॉ के फर्स्ट पॉइंट के मुताबिक आपने जब इन दो वेक्टर्स का एडिशन करना है तो पहले आप इन दो को इस तरह से अरेंज करेंगे कि इनकी जो टेल है वो कोइंसाइड करे। और अरेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, पैरेलल शिफ्ट करते हैं। इसको मैं पैरेलल शिफ्ट करूंगा, यहां पे ले आऊंगा। पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो पैरेललोग्राम लॉ के मुताबिक यू विल अरेंज द वेक्टर्स, पहला पॉइंट है यू विल अरेंज द वेक्टर्स इन सच अ वे दैट देयर टेल्स कोइंसाइड, इनकी टेल्स जो है वो कोइंसाइड करनी चाहिए। तो ये रहा आपका वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अब ऑब्वियसली आप यहां से थीटा भी देख सकते हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दैट्स द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस, एक्यूट एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस, ए की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन, और ये रहा आपका थीटा। अब हो गया पहला पॉइंट भाई साहब, आपने इनको इस तरह से अरेंज कर लिया कि इनकी टेल्स जो है वो कोइंसाइड करे। दूसरा पॉइंट है कि आपने पैरेललोग्राम अब कंप्लीट करना है, आपने यहां से जो है पूरा पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। पैरेललोग्राम आप कैसे कंप्लीट करेंगे, इसके पैरेलल आप इसका पैरेलल साइड ड्रा करेंगे। ऑब्वियसली अगर ये ए है तो ये भी ए ही होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल और मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। तो अगर ये ए है तो ये भी ए है, और इसी तरह से अगर ये बी है तो ये बी होगा। अगर ये बी है इसके पैरेलल मैंने ये साइड ड्रा किया तो ये भी होगा। थोड़ा सा सही से इसको ड्रॉ करते हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी, और फिर आपने ए के पैरेलल साइड ड्रा किया, ये ए का पैरेलल साइड है, ये भी ए ही होगा। ऑब्वियसली डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, तो ये भी वेक्टर ए ही है। और यहां से आप बी ड्रा करेंगे इसके पैरेलल, ये भी आपका वेक्टर बी ही है। अगर ये बी तो ये भी बी होगा, दिस इज बी सो दिस इज बी, दिस इज वेक्टर ए सो ये भी वेक्टर ए है, क्योंकि पैरेलल और मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। सो पहला पॉइंट था पैरेललोग्राम लॉ का, अरेंज देम इन सच अ वे दैट देयर टेल्स कोइंसाइड। दूसरा पॉइंट था कंप्लीट द पैरेललोग्राम, कंप्लीट करने का तरीका क्या है, ए के पैरेलल आप ए ड्रा करेंगे और बी के पैरेलल आप बी ड्रा करेंगे। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब तीसरा पॉइंट जो है वो कहता है कि द रिजल्टेंट रन्स फ्रॉम कॉमन टेल टू कॉमन हेड। अब जो रिजल्टेंट है पैरेललोग्राम लॉ के मुताबिक इट रन्स फ्रॉम कॉमन टेल टू कॉमन हेड, यानी ये रहा आपका रिजल्टेंट, कॉमन टेल टू
कॉमन हेड। ये आपका रिजल्टेंट रहा। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये ट्राइंगल लॉ ही है। ये देखिए वेक्टर बी की टेल जो है वेक्टर ए के हेड के साथ कोइंसाइड कर रही है और फिर रिजल्टेंट जो है ए की टेल से बी के हेड तक दूर रहा है। सो ये जो पैरेललोग्राम लॉ है इट्स बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ द ट्राइंगल लॉ। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ से आपने देख लिया लास्ट वाला पॉइंट, द रिजल्टेंट रन्स फ्रॉम कॉमन टेल टू कॉमन हेड। अब हमें कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये जो है वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल जो है ये रहा थीटा। तो आपने cos थीटा कैलकुलेट कर लिया इसमें। cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। सो बेस जो है और हाइपोटेनियस जो है वेक्टर बी है। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई, बेस इज इक्वल टू बी cos थीटा। और फिर आप देख ले परपेंडिकुलर की बात करें, साइन ऑफ थीटा ले लें आप। साइन ऑफ थीटा जो है इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जो है वो बी है, वेक्टर बी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, बी साइन थीटा। अभी देख लीजिए ये जो आपका बी कॉस थीटा और ये जो आपका बी साइन थीटा, ये हो गया बी कॉस थीटा और ये हो गया बी साइन थीटा। तो अभी जब आप इस बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ये आपका रिजल्टेंट है, तो आप लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर ओवर बेस स्क्वायर। सो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा दैट्स बेस स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, इसको जब आप जो है आगे कैलकुलेट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आर जो है बिल्कुल वही आएगा जो ट्राइंगल लॉ में आया था, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ सो ये हो गया आपका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। अभी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, तो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो आर वेक्टर है, ये आप देख रहे हैं आर वेक्टर वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो टेन ऑफ अल्फा आप कैलकुलेट करें। टेन ऑफ अल्फा जो है दैट इज पर बड़े ट्राइंगल में देख लें परपेंडिकुलर यानी कि बी साइन थीटा डिवाइड बाय बेस, बेस क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। तो यहां से आपने जो है टेन अल्फा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। तो इसके बाद जो है अब आपको मैग्नीट्यूड भी मिल गया और डायरेक्शन भी मिल गई। आर जो एक्स इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा विद द वेक्टर ए। सो आपको जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपने जो है डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर ली। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम लॉ। अभी हम कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं इसमें और उसके बाद हम चलेंगे वेक्टर सबट्रैक्शन की तरफ। देखिए भाई साहब स्पेशल केसेस की बात करते हैं। रिजल्टेंट आपने देख लिया था, जो आपका रिजल्टेंट था दैट वाज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। तुम्हारा पहला स्पेशल केस जो यहां पे बनता है दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री होने का मतलब दोनों वेक्टर्स जो है सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है यानी कि इनके बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री
है। तो इस सिचुएशन में आपका रिजल्टेंट जो है दैट्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 0 डिग्री इज 1, सो ये क्या बनेगा 2ab इंटू कॉस ऑफ थीटा इज 1 बिकॉज कॉस ऑफ 0 इज 1। तो आप देख लीजिए r जो है इट्स इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, वो कितना होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो रिजल्टेंट जो है इसका मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं, कितना आ रहा है वो आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट आप काट देंगे तो वो बनेगा a प्लस बी। सो पहला स्पेशल केस हमारे पास ये है कि अगर आपके जो वेक्टर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, यानी कि उनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, तब उनका रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड सिंपली आप कैसे देते हैं, बाय एडिशन। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज सिंपली एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स। यानी कि इस सिचुएशन में देखिए डायरेक्शन सेम है, यानी कि एंगल इन दोनों के बीच में 0 डिग्री है, तब जाकर रिजल्टेंट जो है दैट इज सिंपली इक्वल टू a प्लस बी। रिजल्टेंट इज इक्वल टू a प्लस बी। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज दैट ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की डायरेक्शन सेम है और रिजल्टेंट जो है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, जो ए एंड बी है सेम डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट भी होगा। इसके बाद दूसरा केस जो है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये वेक्टर ए है और ऐसे आपका वेक्टर बी है, आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन ये वाली और इसकी डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री। तो इस सिचुएशन में आप लिखेंगे रिजल्टेंट जो है दैट्स इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। थीटा जो है वो 90 डिग्री और कॉस ऑफ 90 क्या होता है 0, ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 90 इज 0। सो आर बनेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर डायरेक्शन आप वही रूल से कैलकुलेट कर लेंगे, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। वो टेन अल्फा जैसे आप कैलकुलेट करते हैं वैसे यहां पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गए पहला केस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दूसरा केस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है और आपने सिंपली कहा रिजल्टेंट इज इक्वल टू a प्लस बी। दूसरा केस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी दो वेक्टर्स जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और यहां पे जो है इनका रिजल्टेंट रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। अब तीसरा केस है जहां पर हमारे जो वेक्टर्स हैं इनके बीच का एंगल जो है दैट इज 180 डिग्री। ये देख लीजिए थर्ड केस जो आपका आ रहा है दैट्स थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, यानी कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में दिस इज वेक्टर ए दिस इज वेक्टर बी, तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया 180 डिग्री। सो थर्ड केस आपका बन रहा है जहां पे थीटा 180 डिग्री है, यहां पे ऐसा कहें कि वेक्टर्स जो है दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपका आर जो है दैट्स इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ 180 डिग्री, कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ 180 डिग्री, कॉस ऑफ 180 इज -1, कॉस ऑफ 180 इज -1। तो अगर आपका कॉस ऑफ 180 जो है -1 आ रहा है तो ये देख लें आर जो है वो आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो रिजल्टेंट जो है दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट को काट दें तो इसका मतलब होगा आपका रिजल्टेंट जो है दैट्स इक्वल टू a माइनस बी। ये हम इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सिर्फ। ये हो गया आपका रिजल्टेंट, यानी कि जब भी दो वेक्टर्स जो हैं
अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यानी उनके बीच में जो एंगल है, उनके बीच में जो थीटा है 180 डिग्री होगा, तब जाकर उनका रिजल्टेंट जो है दैट इज सिंपली गिवन बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट इज इक्वल टू a माइनस b। यानी इस सिचुएशन में a और b का जो रिजल्टेंट है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की केवल बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की भी बात कर लेंगे, अभी फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे a और b की बात कर रहे हैं, थीटा 180 डिग्री, यानी ये वेक्टर्स आर डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शंस, तो रिजल्टेंट जो है वो सिंपली आप लिखेंगे a माइनस b, मैग्नीट्यूड जो है रिजल्टेंट का। अब डायरेक्शन की बात, डायरेक्शन में देख लीजिए, अगर आपका a बड़ा है तो जो रिजल्टेंट है वो a की डायरेक्शन में होगा, और अगर b बड़ा है तो रिजल्टेंट जो है वो b की डायरेक्शन में होगा। a माइनस b, अगर a बड़ा है तो ओवरऑल ये पॉजिटिव आएगा, आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें, तो इसको नेगेटिव मान ले, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव, ये वाली पॉजिटिव, तो a माइनस बी जो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा अगर a बड़ा है, यानी कि रिजल्टेंट भी a की डायरेक्शन में ही होगा। लेकिन अगर b बड़ा है तब जाकर a माइनस बी जो है नेगेटिव आएगा, यानी कि r जो है ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का मतलब b की डायरेक्शन में। सो इन दो में से जो बड़ा वाला है उसी की डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा। ये हम कौन सा केस स्टडी कर रहे हैं, जब थीटा जो है 180 डिग्री होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आगे जो है हम बात करेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में।